नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनस मशीन के मेथड ऑफ कूलिंग्स के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पिछले वीडियो में हमने समझ लिया है कि कूलिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है एंड व्हाई इट इज नेसेसरी फॉर स्पेशली एनी काइंड ऑफ मशीन। तो बच्चों, सिंक्रोनस मशीन में बेसिकली हम कूलिंग दो मेथड से करते हैं। सबसे पहले हम मेथड समझते हैं, बाकी किस किस एजेंट को हम यूज करके एज ए कूलेंट यूज कर रहे हैं या किस किस एजेंट को यूज करके हम कूलिंग कर रहे हैं, ये तो कॉमन लगभग में सभी मशीनों में एक जैसा ही है। लेकिन मेथड ऑफ कूलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ कूलिंग बच्चों बेसिकली दो टाइप में क्लासिफाइड है। सबसे पहला है ओपन सर्किट कूलिंग। ओपन सर्किट नाम से क्लियर है, इसके अंदर एक ऐसी फिनोमिनन होगी जिसके अंदर क्लोज पाथ नहीं बनता होगा। अब ओपन सर्किट कूलिंग एग्जैक्टली है क्या, हम सबसे पहले ये समझते हैं। ये एक नेचुरल कूलिंग प्रोसेस है बच्चों। इस नेचुरल कूलिंग प्रोसेस में हम डिजाइन करते समय इस तरीके का डिजाइन करते हैं मशीन के अंदर कि एक साइड से एयर जो है आसानी से अंदर की तरफ आए, यानी कूल्ड एयर अंदर की तरफ आए, और जो भी अंदर हीट डेवलप हुआ है मशीन के पार्ट्स के अंदर, उस हीट को वो एक्सचेंज करे, ऑब्जॉर्व करे, एंड फाइनली वो जो हीटअप होके वो एयर बाहर की तरफ वेंटिलेट होके बाहर की तरफ पास हो जाए। तो एक ओपन सर्किट पाथ है जिसके अंदर कोई क्लोजिंग हमने नहीं किया हुआ है, जिसके अंदर बाहर से जो कूल्ड एयर है वो आसानी से आएगा और हॉट होते ही वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। इंटरनल कूलिंग का कोई मेथोडोलॉजी या फिर कोई गैसेस हम यहाँ पे यूज नहीं करते। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ओपन सर्किट कूलिंग। ओपन सर्किट कूलिंग के लिए हम एक गेटवे बनाते हैं, एक पाथ बनाते हैं डक्ट के फॉर्म में, वेंटिलेशन के फॉर्म में, जिसमें ठंडी हवा आसानी से इंटर करती है और हॉट होते ही वो आसानी से रेडियली बाहर की तरफ निकल जाती है। अब इस एयर के वेंटिलेशन में डिजाइन करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला है कि जो बाहर से एयर आ रही है कूल करने के लिए, उसके अंदर डस्ट वगैरह होंगे या फिर कुछ ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिसके वजह से हमारी मशीन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एफिशिएंसी है, वो डैमेज है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगर वीक हो जाए तो यहाँ हमें प्री फिल्टर्स लगाने की जरूरत है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फिल्टर्स लगाते हैं जो कि एज ए रेसिस्टेंस का काम करेंगे एयर के लिए। लेकिन बेनिफिट ये है कि जो भी उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होंगे उसको सिस्टम में पास होने से पहले फिल्टर आउट कर लेंगे। मीन्स इफेक्टिव मेथोडोलॉजी है, इकोनॉमिकल है, इसके अंदर कोई एडिशनल कॉस्ट या फिर डिजाइनिंग नहीं करना पड़ता, कोई एडिशनल कूलिंग नहीं करते। लेकिन लिमिटेशन है कि लो रेटिंग के मशीन के लिए ज्यादा एप्लीकेबल है, हाई रेटिंग के मशीन के लिए इस मेथड को हम यूज करके बहुत हाई रेटिंग की मशीन को हम कूल नहीं कर सकते। बच्चों, जो सेकंड मेथड है दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड सर्किट कूलिंग। नाम से ही क्लियर है, इसके अंदर हम एक वेंटिलेशन का क्लोज लूप बनाएंगे जिसके अंदर हम एयर को सर्कुलेट्स करेंगे। अब जो एयर इसके अंदर सर्कुलेट होगा बच्चों, वो स्वाभाविक हीटअप होगा। अगर हीटअप हो रहा है तो मुझे बार बार उस एयर को कूल करने की जरूरत पड़ेगी और उसके कूलिंग के लिए हम एक्सटर्नल कूलिंग एजेंट लगा सकते हैं। तो बच्चों, जो क्लोज लूप सिस्टम है, क्लोज लूप में एक हम क्लोज सिस्टम डेवलप करते हैं जिसमें हम अपने जो भी मशीन है, मशीन के साथ पे हम फैन लगाते हैं। उस फैन से वो फैन हमारे बाहर के एयर को शक करता है, शक करने के बाद सिस्टम में पास करता है, मशीन उससे कूल होती है और वो क्लोज लूप पाथ बनाता है और कंटिन्यूअसली उस एयर को हम यूज कर करके अपनी मशीन को कूल कर सकते हैं। अब इस एक्सटर्नल यानी क्लोज लूप सर्किट के अंदर कुछ अपनी लिमिटेशंस होंगी। पहली लिमिटेशन है कि नॉर्मली इसके अंदर जब भी वो जो बाहर का एक्सटर्नल एयर हमने लिया, जब भी वो हमारे हीटअप होगा सिस्टम से, हॉट एयर से यानी हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो खुद भी गर्म होगा। अब खुद भी गर्म होगा तो मुझे उसको कूलिंग करने के लिए अलग से कुछ कूलिंग एजेंट्स लगाना पड़ेगा। तो आइए हम समझते हैं कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के कूलिंग्स जिनको हम यूज करते हैं अपनी ट्रेडिशनल एयर कूलिंग पे, जिसमें सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज हाइड्रोजन कूलिंग एजेंट। तो हाइड्रोजन गैस हम जानते हैं कि उसकी जो हीट कंडक्टिविटी होती है वो नॉर्मल एयर के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। एज एज आई कैन से इट इज अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम्स ग्रेटर हीट कंडक्टिविटी। अब 7 गुना ज्यादा हीट कंडक्टिविटी है तो हीट ट्रांसफर जो रेट होगा वो भी फास्टर होगा। कम क्वांटिटी में हम ज्यादा से ज्यादा हीट को एक्सचेंज कर पाएंगे, यानी मेरी मशीन जल्दी कूल हो जाएगी। ये इसका एडवांटेज है। सिमिलरली बच्चों, अगर हाइड्रोजन गैस की अदर अचीवमेंट की बात करें तो हाइड्रोजन गैस नॉर्मल जो एयर है उससे कई गुना ज्यादा लाइटर होता है। आपने बड़े बड़े बलून्स में देखे होंगे कि हम हाइड्रोजन गैस जब फिल करते हैं तो मेरे बलून्स नॉर्मल एयर को अगर फिल करेंगे तो मेरे बलून्स आसमान की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन गैस को फिल करते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हल्का होता है और इस वजह से वो ऊपर की तरफ उड़ने लगता है। तो सेम यहाँ पे
लाइटर है, लाइटर होने की वजह से मेरे जो मशीन की स्पीड है यानी जो विंडेज लॉस है उस पे इसका इम्पेक्ट कम पड़ेगा। और ओवरऑल देखूं तो मशीन की एफिशिएंसी इस एक्सटर्नल कूलिंग से, क्लोज सर्किट कूलिंग से डिक्रीज नहीं होगी, बल्कि एज कंपेयर टू एयर इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली बच्चों, और भी बहुत सारे इसके मेथड हैं जिनको हम यूज करके अपने मशीन के अंदर आसानी से क्लोज सर्किट कूलिंग कर सकते हैं। एक्सटर्नल जब हमें कूलिंग करना होता है बच्चों, तो हम हेवी रेटिंग के मशीन के लिए बाहर से इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन यूज करते हैं, बड़े बड़े फैन यूज करते हैं, जिन फैन को हम एक्सटर्नल मोटर से जो ऑपरेट करते हैं और उससे जो एयर वो शक करके हमारे मशीन की तरफ ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर होने की वजह से मशीन मेरा कूल होगा। यह एक चीज और मैं कोरिलेट आपके साथ करना चाहता हूं बच्चों। जब हमने पढ़ा था सिंक्रोनस जनरेटर, तो वहां हमने चर्चा किया था स्टेशनरी कंडक्टर एंड रोटेटिंग फील्ड। यही पॉइंट वहां हमें ध्यान देने की जरूरत थी कि अगर मेरा आर्मेचर वाइंडिंग एक्सटर्नल है तो ये सारी कूलिंग आसानी से पॉसिबल है, लेकिन अगर एक्सटर्नल की जगह पे अगर रोटर पे होती है आर्मेचर वाइंडिंग, तो ये जो कूलिंग मैं कर रहा हूँ ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। और यही रीजन था कि हमने आर्मेचर वाइंडिंग को रोटर की जगह पे स्टेटर पे रखा था। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।